नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा। और स्वदेश एजेंडे में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे की। असम की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दिया कि भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। विकास और सुरक्षा दोनों पहियों पर देश आगे बढ़ रहा है। भारत अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तैयारी की नीति पर चल रहा है। पूर्वोत्तर भारत की धरती से जब प्रधानमंत्री मोदी ने असम में रणनीतिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो ये केवल विकास कार्यक्रम का नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्घोष था। चीन सीमा के पास बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह कदम भारत की बदली हुई रणनीति को दर्शाता है। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, उसकी सीमा तैयारी और रणनीतिक ढांचे का महत्वपूर्ण संदेश है। जैसे स्थितियां पूर्वोत्तर और सीमा क्षेत्र में हैं, ऐसे में हाईवे एयरस्ट्रिप जैसे मल्टीपर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का अस्तित्व भारत को किसी भी संभावित आपात स्थिति में सक्षम और चुस्त बनाता है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद IAF के C-130J विमान से इसी रनवे पर ऐतिहासिक लैंडिंग की, जो एक तरह से भारत की रणनीतिक तैयारी और उसकी हवाई पहुंच को बताती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब पहले नॉर्थ ईस्ट का जिक्र होता था तो लोगों को खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की याद आती थी। आज यहाँ हाईवे बन रहे हैं, न सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं बल्कि एयरक्राफ्ट भी उतर सकते हैं। ये गर्व का पल है और ये असम की बदलती भावना है। जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। और आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। पीएम ने कहा, कुछ दिन पहले यूनियन बजट पेश किया गया था। बजट के बाद ये मेरा पहला नॉर्थ ईस्ट दौरा है। नॉर्थ ईस्ट जिसे कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, हमारी प्राथमिकता है और हम इसके विकास के लिए समर्पित हैं। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारी अष्टलक्ष्मी है। हमने इसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट पर जोर दिया है। कांग्रेस ने असम को हमेशा वोट के चश्मे से ही देखा। कांग्रेस ने हर वो काम किया जिससे तुष्टीकरण को बढ़ावा मिले और हर वो काम रोका जिससे असम का विकास हो। कांग्रेस के समय केंद्र सरकार की योजनाओं को असम तक पहुंचने में भी बरसों लग जाते थे, लेकिन साथियों, बीजेपी ने असम के विकास को, नॉर्थ ईस्ट के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। भाजपा एनडीए सरकार असम में शांति, बहाली और तेज विकास का संकल्प लेकर चल रही है। इसलिए जो असम कभी बम धमाकों से गूंजता था, उसी असम में अब शांति की स्थापना हो रही है। हालांकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मैं प्रधानमंत्री से बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, किन समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं आप? जनता को बताइए कि कांग्रेस ने कौन कौन सी समस्याएं दी और ये भी बताइए कि आपने क्या समाधान किया है। सिर्फ कह देना काफी नहीं है। आपने तो आसाम की सबसे बड़ी समस्या, आसाम का मुख्यमंत्री
ऐसा मुख्यमंत्री तो 75 सालों में भारत के अंदर किसी प्रांत का नहीं हुआ है। कई कारणों से विशेष है ELF। ELF एक 4.2 किलोमीटर लंबा हाईवे रनवे है। फाइटर जेट और C-130J सुपर हरकुलिस के उतरने उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर पूर्व भारत की पहली हाईवे LF सुविधा। ये LF बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर दूरी पर है, जिससे ये चीन की सीमा के नजदीक एक अतिरिक्त त्वरित उतरने उड़ान विकल्प मिलेगा। पारंपरिक एयरबेस की तुलना में हाईवे रनवे से कठिन परिस्थितियों में आपूर्ति, तैनाती और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी। ये कदम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में दीर्घकालिक निवेश और पूर्वोत्तर को मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास का हिस्सा है। भारत और चीन की सीमाएं, विशेषकर पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के आसपास दशकों से संवेदनशील रेखा रही है। 2020 में गलवान घाटी में झड़पों के बाद दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों को पीछे हटाने के कई चरण पूरे किए और शांति बनाए रखने के कई दौर की बातचीत भी हुई। भारत लगातार सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए बातचीत जारी रख रहा है, लेकिन रणनीतिक तैयारियां और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ चीन के करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इलाके में सुरक्षा और तैयारियां दोनों बढ़ाई जा रही हैं। विकास के साथ सुरक्षा के संतुलन को साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 5,450 करोड़ से ज्यादा के आधारभूत ढांचे के प्रोजेक्ट की सौगात दी, जिनमें नई सड़कों, पुलों, शैक्षणिक संस्थानों और डेटा सेंटर शामिल हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये कदम पूर्वोत्तर भारत को न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से विकसित करेगा, बल्कि रणनीतिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। एक ऐसा क्षेत्र जो भारत चीन सीमा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। तीन महीने में ये तीसरा दौरा था। कहा जा रहा है कि 2026 की ये विधानसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने असम को एक बड़ी सौगात दी और वो सौगात थी ELF यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजियां भी आ रही, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं आपका। बीजेपी प्रवक्ता शम्सी आजाद हैं। आजाद साहब, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रबल प्रताप शाही। प्रताप साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ PC थपलियाल जुड़ रहे हैं। PC साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार KS शाइनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत निशांत जी आपसे ही करेंगे। ये जो दौरा हुआ, 3 महीने में तीसरा दौरा असम को लेकर, अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान तो बहुत सारे आरोप कांग्रेस पर और विपक्ष के नेताओं और पार्टियों पर लगा दिए, पूर्ववर्ती सरकार पर लगा दिए कि कभी ध्यान नहीं दिया गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हमेशा उपेक्षा की गई, हमेशा आलोचना की गई। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तब से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, लोगों को सड़कें मिल रही हैं, लोगों को पानी मिल रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो निराश्रित हुआ करते थे, अब उन्हें पक्का मकान मिल रहा है। आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, ELF इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की। इसको कैसे देखते हैं आप, निशांत जी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जहां भी देखा होगा, आज सबसे पहले जो आपने बात विपक्ष की कही है, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के अंदर बड़ी संविधान के मंदिर के अंदर आपने देखा होगा विपक्ष की कहीं भी गरिमा की अहम भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। विपक्ष को दबाने का, मुकदमे लगाने जैसे काम करती है। रही बात इन मुद्दों की कि बहुत सारे मुद्दे बना दिए गए, चुनावी राज्य में जाकर के घोषणा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के लिए कोई स्वाभाविक है, कोई आज का तो मामला है नहीं। जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं वहां पे घोषणा की जाती है। आपने देख लिया होगा कि अगर आप बात विपक्ष की मर्यादा की बात करेंगे, या मैं अगर एक सवाल और जोड़ दूं कि मीडिया को अगर मैं जोड़ के लेके चलूं, तो आपने देखे होगा कि सुरक्षा की और मद्देनजर आप देखेंगे, एक कटघरे में कांग्रेस का अगर आपने नाम जोड़ा, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी, जो अहम भूमिका कांग्रेस में निभा रहे हैं, उनके आधार पर देखा होगा आपने कि मीडिया के मेरे बहुत से साथियों को एक कटघरे में बंद करके आजादी के बाद पूछी गई थी। वो मौका
मैं नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन जिन मुद्दों पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की है, आप एक भी बजट से लेकर आप अगर पूछेंगे तो बजट का आप देख लीजिए या अन्य कोई भी मामला देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है समाजवादी पार्टी या विपक्ष, मुझे नहीं लगता इस बात को स्वीकार करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को कुछ दिया हो। बातें करना, वादे करना, ओपीएम की पुड़िया निकालना चुनावी राज्यों में यह स्वाभाविक है और वो आज फिर उन्होंने अपने बयान में कर दिखाया। लेकिन इसके अलावा कई सारी सौगातें भी प्रधानमंत्री मोदी ने दी हैं। मेरे पास कुछ डेटा है, आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। 5,450 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उच्च शिक्षा, अर्बन मोबिलिटी, भारत में कनेक्टिविटी, ये तमाम सारी सौगातें धीरे धीरे करके विकसित होंगी। मैं स्वदेश चैनल के माध्यम से भारत की जनता से कहना चाहता हूं कि बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बहुत सारे वादे किए हैं। बजट बोर्ड आपने एक और यूट्यूब, निशान जी देखिए, आप वादों की अगर आप बात करेंगे तो इन वादों में तमाम नेता आ जाते हैं, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी के हों। फिर तो समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो। मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने ईएलएफ का उद्घाटन किया है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन सीमा से सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको कैसे देखते हैं? मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में कोई भी काम करना चाहती है। समाजवादी पार्टी इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सदन से लगाकर सड़क तक, उत्तर प्रदेश से भारत तक, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में कोई काम करना चाहेगी। रही बात इनके वादों की, बहुत से ऐसे वादे हैं जो कागजी तौर पे होते हैं। आप एनआईए की बहुत सी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, मीडिया के वरिष्ठ साथी हैं आप मेरे, आप सब चीजें सब जानते हैं। लेकिन वादे, अगर बात आपने उठाई है कि सभी पार्टियों के नेताओं की, तो वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी बनती है देश को संभालना, देश की उम्मीदों पर खरा उतरना। ठीक है निशान जी, वैसे मैं सवाल ईएलएफ को लेकर कर रहा था, आपने वो बात स्पष्ट नहीं रखी। ठीक है, वक्त हुआ तो मैं आपके पास वापस से फिर से आऊंगा। थपलियाल जी का मैं रुख कर लेता हूं। पीसी साहब, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था, ये भी आपने बखूबी सुना होगा। सौगातों की लंबी लिस्ट है मेरे पास, वो मैं पढ़ूंगा नहीं, वो आपने सुन ली है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। मेरा फोकस ईएलएफ को लेकर है। अगर मैं गलवान घाटी में जिस दौरान हिंसात्मक झड़पें हुई थी, दोनों सेनाओं के बीच में तनाव की स्थिति बनी थी, कई बार दोनों सेनाओं के बीच में बैठकर बातचीत भी हुई, लेकिन स्थिति उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है जितनी संभावनाएं जताई जा रही थी। ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, क्या चीन को दबे सुर में ये एक चेतावनी है कि हम तैयार हैं? देखिए, ये जो ईएलएफ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती है। ये पहले भी हमने ये उत्तर प्रदेश में, इवन अखिलेश की सरकार में ये ईएलएफ का मैटर आया और उन्होंने कई जगह इस चीज को संज्ञान में लेते हुए ये सड़कें इस तरह से बनाई गई कि वहां पे ईएलएफ हो सके। ये बहुत बड़ी, ये केवल देखिए, हमें दुख है इस बात का कि मेरा देश का प्रधानमंत्री अपने पूर्व जनरल की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, उसकी आवाज को दबाने के लिए 20 साल तक कोई अधिकारी किताब नहीं लिख पाएगा। वाह भाई वाह, गजब है। लोकतंत्र की हत्यारा आज इस तरह की बातें करके, ये लप कह करके अगर वो ये बोले कि मैंने सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है, तो ये हमारी पूरे देश की आंखों में धूल झोंकना है। लोग, हम अनपढ़ नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं हम इस देश के लिए कितना अपना तन मन बिछा रखा है, और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से न बोलते हैं न करते हैं। बहुत दुख होता है। हमें डोकलम हम भूल नहीं सकते। ये गालवन जो है, गलवान की जो स्थिति है, वो हमारे लद्दाख साइड में है। ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये डोकलम का जो नाटक है, हमने देखा है। ये आसाम की एयर स्ट्रिप मेरे देश को नहीं बचा सकती। मेरे देश, इसी प्रधानमंत्री ने जब आए थे, बोला हम मां कैलाश मानसरोवर की यात्रा सिक्किम से निकाल रहे हैं और एक आज तक जो कभी नहीं हुआ मैं कर रहा हूं। जब हमने अजीत डोभाल को जाके बताया कि तुम बड़ी भूल कर रहे हो, जो डोकलाम का रास्ता चीन को दे रहे हो, तब उनकी समझ हिल गए हो। ये तो मजाक हो गई मेरे देश के साथ कि मेरा प्रधानमंत्री इतना
गंभीर नहीं है इस देश के लिए जितना गंभीर वो अपने पूंजीपति साथियों के बिजनेस के लिए गंभीर है। आज अगर सवाल देश के ऊपर आ रहे हैं तो क्या हम आंख बंद कर दें कि क्यों मेरा देश का मंत्री एप्स्टीन फाइल में उसको मिलने के लिए गया वहां, मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं? क्या मैं सवाल ना पूछूं? मैं सवाल ना पूछूं कि मेरा जर्नल की जो किताब है उसको बैन क्यों किया गया, क्यों किया गया? ये सवाल का जवाब कोई दे सकता है? बड़ी चिंता हो रही है हमें। अगर मैं पाक साफ हूं, आने दो ना। हर जगह कांग्रेस कांग्रेस, कांग्रेस को तो इस देश की जनता दुत्कार चुकी है, तो तुम कांग्रेस को रात में भी सपना उसका भूत सता रहा है तुम्हें। एक लड़का लगा हुआ है कहने पे ये है ये है, उसको पागल कर दिया तुमने पूरी अरबों खरबों रुपए खर्च करके, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देना। देखिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे देश का वाइस प्रेसिडेंट को गायब कर दिया जाता है, किस तरह से मेरे जनरलों को, मेरा सीडीएस कहाँ है, मेरे सीडीएस जो सवाल उठाते हैं उनका अंत होना तय होता है। तो इन चीजों को लेकर हम चिंता में हैं। हम सैनिक बहुल्य राज्य के लोग हैं, हमें चिंता है कि जिस तरह से अग्निवीर बना के ठेके में तुमने पूरी सीमाओं को रख दिया है, ये देश के लिए चिंता का विषय है। हमारे पास जनमानस की कमी नहीं है, मेरे देश में ऐसे युवा हैं जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए सीमाओं में तैयार है, लेकिन तुमने ये अग्निवीर ठेकेदारी प्रथा करके क्या हासिल किया है? और जिसने सवाल खड़ा करने की कोशिश की उसका पता ही नहीं वो कहां चले गया। तो ये जो चीजें हैं ये देश के लिए बहुत खतरा पैदा कर रही हैं। अब धीरे धीरे हम धीरे धीरे नहीं सह पा रहे हैं इन तमाम चीजों को देखते हुए। हमें रात को नींद नहीं आ रही कि आखिर मेरा प्रधानमंत्री करना क्या चाह रहा है। किस तरह से मेरे प्रधानमंत्री जी का जो सौगात 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 सुन के कान पक गए हमारे, राइट फ्रॉम 2014 से ये सौगात। और सौगात में एक चीज बता दूं, मेरे राज्य में अगर ये वो 10 करोड़ देते हैं तो बोलते 5 करोड़ वापिस आने चाहिए, और मेरा मुख्यमंत्री उसी में लग जाता है। सुनिए तपलियाल साहब, देखिए सौगातों की आप अगर बात कर रहे हैं तो देखिए प्रदेशों में और देश में तमाम ऐसी पार्टियों की सरकारें अगर हों तो वो सौगातों का पिटारा तो खोलते ही हैं, वो भी तब जब चुनाव आने हो, चाहे लोकसभा की या विधान। मैं उनकी बात नहीं करता हूं, सौगातों की बात तो प्रधानमंत्री अगर वहां पर जाके सौगातों का पिटारा खोल चुके हैं वो अलग मैटर है, क्योंकि 2026 में चुनाव है। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो ईएलएफ है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट या कितना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि चीन और हमारे संबंध कैसे हैं ये बखूबी आप जानते हैं, और गलवान में जिस तरीके की स्थितियां बन रही थी वैसी दोबारा स्थितियां ना बने, इसको लेकर क्या ये एक कड़ी चेतावनी हो सकती है, क्या एक संदेश हो सकता है चीन को? मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिकॉज आसाम जो है सिक्किम नहीं है। मैं पहले भी अभी अपनी स्टेटमेंट में बोल दिया कि डोकलम जो है, हमारी स्थिति वहां पे है कि हम डोकलम के नजदीक ऐसे ये स्ट्रिप बनाएं ईएलएफ जैसी, ये आसाम में बना के तो एक नौटंकी है। मैं बोला नहीं कि यूपी में भी किया गया था, ये खुद अखिलेश ने, उनको पता नहीं है निशान जी को, अखिलेश जी ने लैंडिंग करवाई वहां पे जहाजों की। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं पे तुम चौड़ी सड़क बना दो लंबी चौड़ी, वहां पे तुम लैंड हो जाओ। पहला प्रधानमंत्री लैंड कर गया। अरे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए लैंड करने के लिए, लैंड करने के लिए मेरे शूरवीर, मेरे लो पायलट चाहिए। आप क्या बात कर रहे हो? तुम हरदम हेलमेट पहन के चल देते हो, वहां पे हमारा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो हालत हुई हम जानते हैं, हम शर्मिंदा है उससे, हम कह नहीं सकते देश के आगे, लेकिन हम निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चिंतित हैं तपलियाल साहब, इस प्रधानमंत्री जी के रवैये से। आजाद जी का भी मैं रुक कर लेता हूं। आजाद जी पूरी बात तो आपने सुन ली, थपलियाल साहब काफी ज्यादा नाराज भी लग रहे हैं, निशांत जी को भी आपने सुना, कई सारे आरोप भी लग रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, रनवे बना देना या हाईवे पर प्लेन उतरवा देना कोई बड़ी बात नहीं है, और थपलियाल साहब तो इसको नौटंकी करार दे रहे हैं। देखिए थपलियाल जी सीनियर हैं बहुत, और हमारे ख्याल से आर्मी के रिटायर हैं, तो हो सकता है कि कुछ इनको परेशानी उनके नौकरी पीरियड में हुआ, कुछ हुआ हो जिसकी उम्मीद किया उन्होंने, घर परिवार से कुछ लोगों को चाहा होगा कि मलेटे में जोड़ना, हो सकता है वो लोग नहीं जुट पाए हो। और ये जिस तरीके से बयान दे रहे थे, हमें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा स्वस्थ रूप से ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर जो
खींचता दिख रही है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रही कि कहीं ना कहीं से ये बीमार से लग रहे हैं। इनको जो है पूरी चीजें इन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को ड्रामा बनाया, आजाद ये जी शायद क्या हमारे बात कर ख्याल रहे से हैं? राजनीति अगर प्रधानमंत्री की कोई आलोचना कर दे रहा है तो आपको बीमार लगने लगेगा क्या? वो अपनी बीमार बात बता रहे हैं, देखिए, आप शासनकाल की बात कर रहे हैं, वो अग्निवीर पर सवाल उठा रहे थे साहब। इस तरीके से नहीं कहा जाता कि वो ड्रामा है, वो नौटंकी है, वो क्या कर रहे हैं, ईएलएफ बना दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया। तो ये सारी चीजें आपने बताया ना, अखिलेश यादव ने उतारा तो आपने तारीफ किया, और उसके बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं उद्घाटन करने जाता थपलियाल सेना साहब का किसी मनोबल पार्टी के बढ़ाने की प्रवक्ता बात थोड़ी करते हैं, हैं। वो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे नहीं, साथ मैंने बैठे कहा- हुए हैं, तो मैंने वो कहा आलोचना नहीं मैंने कर कहा रहे हैं, नहीं वो कि तो अपना पार्टी पॉइंट के रख रहे हैं। आजाद साहब ये जो पॉइंट रखा था, उनको कुछ विचार देना चाहिए था, कुछ सुझाव देना चाहिए था, कुछ बातें करना चाहिए था, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल पूरी मैंने तरीके दिया से खारिज कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मोदी जी को बिल्कुल ये कह दिया कि वो नकारा है, निकम्मे, ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है। तो इस तरीके के शब्द हम लोग नहीं, सुनने के ये लिए नहीं वाले बैठे शब्द रहते, तो हम आपने जरूर कहे, उनकी आलोचना करेंगे। ये तो एक बार भी ये नाकारा कह रहे थे, निकम्मा तो एक बार भी तपलियाल साहब ने नहीं कहा, ये अरे भाई, शब्द तो आप वही कह रहे बात हुई कि हैं ड्रामा आजाद कर रहे साहब। नौटंकी, नहीं नहीं, ड्रामा ये कर सारी रहे बातें नौटंकी दर्शक कर रहे, सुन इसका रहे हैं, क्या प्लीज। मतलब हुआ? अच्छा, सीधा मुद्दे पे ड्रामा आते कर हैं रहे आजाद नौटंकी कर रहे कि साहब। कौन आजाद कह रहा साहब ये ठीक है, हटाइए, ये सीधा मुद्दे पर हम आते हैं। देखिए, सौगात आप लोग दे रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर, बहुत सारी सौगातें दी, बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ ईस्ट में इन चीजों की जरूरत है, और प्रधानमंत्री ने जिन जिन बातों का जिक्र किया, सड़क का किया, पानी का किया, शौचालय का किया, घर का किया, ये मूलभूत सुविधाएं बहुत जरूरी हैं नॉर्थ ईस्ट में। सिर्फ इसलिए 2026 में विधानसभा चुनाव है? नहीं, 26 के 2000 चुनाव की बात नहीं है। ये समय समय पर अभी जब बजट पेश किया गया तो उसमें सारे राज्यों को जो है सौगातें दी गई, सारे राज्यों को जो है बजट दिया गया है। तो असम के लिए भी विशेष पैकेज रखा गया। ऐसा नहीं कि वो स्पेशल सौगात, स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जो है बॉर्डर की सीमा हमारे दुश्मन सीमा से लगी हुई है। तो हम अगर उसकी चौकसी के लिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके पूर्व में सरकारों ने जो है बॉर्डर पर कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी नहीं किया, लेकिन कोई आजाद साहब, बुनियादी ऐसा स्पेशल काम ही तब भी नहीं हो किया था जाता है कि जब प्रधानमंत्री 3 महीने में 3 बार असम का दौरा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के भी हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। अगर चुनाव हो रहा 3 बार नहीं 10 बार जा सकते हैं, तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी बुरी चीज हो गई। ये तो कोई प्रधानमंत्री विचार पार्टी हुआ के नहीं नहीं कि है, मतलब प्रधानमंत्री तो देश के हैं, वो नेता होंगे बीजेपी पार्टी हमने के, क्या कहा, देश के हैं, प्रधानमंत्री पार्टी के देश भी के हैं ना हैं। भाई, पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे हैं, और पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री तो जाएंगे भाई वहां पर, योजनाएं लाने के लिए कि वहाँ किस चीजों की जरूरत है। अगर वहां पर उन्होंने ठीक है, उद्घाटन कर दिया, ये बहुत बड़ा मैटर, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है दुश्मनों के ऊपर कि भाई इनके यहाँ इस तरीके की बातें अगर हो गई है, अगर इनके हवाई पट्टी दूर है, एयरपोर्ट दूर है, तो इन लोगों ने सड़कें भी इस तरीके की बनाई है कि वहां पे जब चाहे जो है ये ईएलएफ का उद्देश्य क्या था आजाद जी? वहां पर आसानी से। ये हम सिर्फ चीन को दिखाना चाहते हैं कि हम ये तो तैयार हैं, उद्देश्य हमें ही कम है ना कि अगर समझा जाए? चीन तुम्हारा मित्र। बिल्कुल, ये चीन को दिखाना ही है, जिसके लिए कहा जाता था ना कि चीन के लिए आप कुछ कर नहीं रहे, तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनका जवाब नहीं दे रहे। तो ये चीन को दिखाने के लिए कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी सेना पूरी तरीके से सक्षम है। अगर आपने एक कदम भी हमारे देश की तरफ बढ़ाया, हमारी तरफ देखा भी, कब्जा करने की कोशिश की, तो हम इसका जवाब देने के लिए तैयार। और हमने अपने बॉर्डर पर पूरी तरीके, जैसे कहा जाता था कि इन लोगों ने कि विपक्ष ने हवा बना रखी थी कि बॉर्डर पर ये कुछ बना नहीं सकते, निर्माण नहीं कर सकते, चीन ने अपनी रोडें बना दी, अपनी रेलवे लाइन बिछा दी है। तो हमने भी तो यही काम किया है, हमने भी उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कि भाई हम भी तैयार है पूरी तरीके से, और हमारी सेना भी तैयार है। जब ये सेना के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, तब कहीं ना कहीं से ये होता है कि भाई ये किस विचारधारा के, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनको कहना चाहिए था कि भाई प्रधानमंत्री ने किया, ये अच्छा काम किया, इसके बाद अगर करते कि भाई इनको और भी कुछ करना चाहिए था, और उसमें अगर ऐड करते, तब समझ में आता कि ये कहीं ना कहीं सकारात्मक बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने डायरेक्ट बिल्कुल सर को झुंझलाते हुए जिस तरीके से बयानबाजी की, तो हमें लगा कि ये हो सकता हो कि थोड़ा सा डिप्रेशन में, थोड़ा सा बीमार हो। रक्षा विशेषज्ञ हमारे और फौज में रहे, हम इनका स्वागत करते, सम्मान करते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का सम्मान भी हम बर्दाश्त नहीं। बाहर जाएंगे। ठीक है, प्रबल जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रबल जी सुन पा रहे हैं? आप सुन रहा हूँ, बोलिए। ठीक है प्रबल जी, ये जो स्थितियां, अभी तो आप तपलियाल जी को भी सुन रहे थे, आजाद जी को भी सुन रहे थे, तमाम बातें सुन रहे थे, निशांत जी को भी आपने सुना होगा। कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब पार्टियों की सक्रियता बढ़ जाती है तो आरोप भी लगने लगते हैं। अब चूंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, इसलिए आरोप ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए ज्यादा सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन तमाम पार्टियां चुनाव करती हैं और प्रचार भी करती हैं। आप लोगों की तरफ से सवाल भी कई सारे उठाए गए हैं इस दौरे को लेकर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, ईएलएफ को लेकर। निशांत जी भी काफी कुछ कह रहे थे, थपलियाल जी को भी आपने सुना। क्या कहेंगे, ये जो ईएलएफ का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और नॉर्थ ईस्ट को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, क्या कहेंगे इस पर?
क्योंकि प्रधानमंत्री को संसद में बैठना चाहिए था, संसद में जवाब देना चाहिए था, तो संसद में तो भाग गए वो। एफ-16 फाइल में जो उनका नाम आया हुआ है और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं तमाम बड़े बड़े राजनेताओं के, राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों के, राजाओं के, छोटी छोटी लड़कियों के साथ, उससे घबराकर प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने देश की अस्मिता को बेच दिया, ट्रम्प के आगे झुक गए और यूएस ट्रेड डील कर लिया, जिसमें हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, हमारे छोटे व्यापारियों को, हमारे एमएसएमईज को, सबको तबाह हो जाएगा। खासकर किसान तो एकदम ही तबाह हो जाएगा। 0% टैरिफ पर सारा अमेरिका का जो कृषि उत्पाद है वो भारत में आएगा, भारत का कृषि उत्पाद, किसानों की जितनी भी उत्पाद है सब खत्म हो जाएगा, उसका मार्केट खत्म हो जाएगा और मोनोपोली भारत जो उपनिवेश बन जाएगा, अब बनी गया है, अमेरिका का उपनिवेश बना दिया नरेंद्र मोदी। एक कमजोर प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री। जहां तक ये लेफ्ट की बात है, ये कोई नई चीज तो है नहीं। कई जो नए जितने भी नए हाईवेज बन रहे हैं सब में ये लेफ्ट बनाया गया है। तो ये तो 2016-17 से मैं देख रहा हूँ, 12 में भी बना था, इसके पहले से ये है। ये कोई नई चीज नहीं जिसको लेकर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं। और सही कहा है रक्षा विशेषज्ञ ने, नौटंकी कर रहे हैं, पूर्ण रूप से नौटंकी है। नरेंद्र मोदी बताएं कि हरदीप पुरी किसके लिए F-16 से मिलते थे, किसके कहने पे मिलते थे, और ये बताएं कि अनिल अंबानी का जो नाम आया हुआ, अनिल अंबानी स्वीडिश गर्ल किसके लिए मांग रहे हैं। ये बताएं नरेंद्र मोदी की अडानी को के ऊपर जो केस हो रहा है, जो केस हुआ है अमेरिका में, सिक्योरिटीज वहां पे जो सेबी जैसे भारत में वैसे वहां पे सिक्योरिटीज बोर्ड है, उसमें जो अंबानी अडानी के ऊपर जो केस हुआ, उसमें उसको उससे डर कर कि अडानी इनका मित्र है, अडानी को उन्होंने पूरे देश का संपत्ति दे दिया है, उससे डर कर अडानी को बचाने के लिए इन्होंने भारत के साथ यूएस ट्रेड डील किया। और वो भी यूएस ट्रेड डील जो है भारत की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, ट्वीट के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा। इससे पहले भी आपको मालूम, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जब भारत की सेना चार्ज कर रही थी पाकिस्तान पर, तो इन्होंने ट्वीट के माध्यम से हमें पता चला कि अब युद्ध रुक गया, एक फोन पर झुक गए। ये इंदिरा गांधी थोड़ी है, इंदिरा गांधी न निक्सन से डरी, न हेनरी किसिंजर से डरी, ना अमेरिका के साथ में बेड़े से डरी, और उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटा। और ये रोज हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना के आगे डर गए। हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जब नरवणे जी की किताब का जिक्र किया और जब ये बताया कि चीनी टैंक जो है भारत की सीमा में घुस रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने नरवणे जी को जवाब नहीं दिया। नरवणे जी पूछते रह गए क्या किया जाए, कहा जो उचित है वो समझो करो। ऐसे कहीं होता? हमारे यहाँ कोई भी सेनाध्यक्ष स्वयं कोई भी निर्णय लेने के लिए उसको नहीं दिया गया, उसके लिए प्रधानमंत्री, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को कमांड होती है। नरेंद्र मोदी डर गए क्योंकि पता चला है, इनके सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद ही बोला है कि एस जयशंकर कुछ काम करते थे इनके लिए चीन में, कुछ वीडियो उधर की भी है, कुछ अमेरिका में, ये हरदीप पुरी इनके लिए कुछ करते थे व्यवस्था, हमको नहीं पता कैसी व्यवस्था है, क्या वीडियो की बात के सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। इस समय तो मौजूदा समय इस प्रधानमंत्री को, बेशर्म प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बेशर्मी की हद है, देश को पूरा बेच दिया, अमेरिका के हाथ तबाह कर दिया, दे दिया, और यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े भाषण दे रहे। रक्षा विशेषज्ञ को बीमार बता रहे हैं। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़े लिखे तो है नहीं, अपमानजनक शब्द बोल। सेना के भी अधिकारी हैं, यही सेना का सम्मान करते हो भारतीय जनता पार्टी वाले, डूब मरो। सेना के अधिकारी को तुम बीमार बता रहे, सिंधु भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज 14 फरवरी है, आज ही जो है पुलवामा हुआ था, 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। आज तक पता नहीं चला कि 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आई थी, आज तक नहीं पता चला। और जब हमारे पूर्व राज्यपाल थे जो अभी दिवंगत हो गए, सतपाल मलिक जी ने बोला, जब राज्यपाल थे तो उन्होंने बताया कि जो है हवाई जहाज की मांग हुई थी सीआरपीएफ की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको सीआरपीएफ के जवानों 40 जवानों को जहाज नहीं दिया।
हमारे जवान शहीद हो गए। ये तो इस सरकार की देन है। हमारे जवानों को शहीद कराया, हमारे लोगों को पहलगाम में मरवाया और अभी सैनिकों को मरवाया और भारत को बेच ये दिया। जो हमले हुए थे ट्रंप के आगे झुक गए। प्रताप साहब, इसमें सरकार का कोई रोल थोड़ी था। इसमें ऐसा थोड़ी आप कह सकते हैं कि सरकार नहीं करा, कोई चूक हो सकती है। और ये चूकें सिर्फ बीजेपी पार्टी में थोड़ी हुई, इससे पहले भी तमाम जो पार्टियां थी उस दौरान भी चूकें हुई। रोज हल्ला, भाई रोज हल्ला करते थे, देश में झुकने दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, तूफान मारते थे। भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए कृपा करके। कंटिन्यू कंटिन्यू किसी की बात में प्रबल जी। इंटरप्ट नहीं करता हूँ। नहीं, निशांत जी कुछ और बोल रहे थे, आप अपनी बात रखिए। नहीं, वो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा दायरा होता, मर्यादा होती है तो पालन करना। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो ये हल्ला करते थे, मैं चीन अमेरिका पाकिस्तान को भी आग दिखा दूंगा, चीन पर भी हमला कर दूंगा। रोज ये आरएसएस वाले मोहन भागवत तो ये लोग करते थे। क्या हो गया? पहले पुलवामा में कैसे आया 400 किलो आरडीएक्स? नरेंद्र मोदी बताएं। इन्हें दावा करके 2014 में आए थे। दावा क्या किया था? देश बिकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, देश की सीमाओं की सुरक्षा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तूफान मार हंगामा किया हुआ था। देश चलाने आता नहीं। एप्स्टीन ने क्या एप्स्टीन की मदद से क्या हुआ? एप्स्टीन के साथ नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? जब पता था 2008 में वो सेक्सुअल ऑफेंडर है और छोटी छोटी लड़कियों का बलात्कार करवाता है, उसके साथ हरदीप पुरी क्यों गया? हरदीप पुरी अभी तक मंत्रिमंडल में क्यों है? उसका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? और मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ, कि मत सोचिएगा कि देश के किसानों और नौजवानों को पता नहीं चल रहा है। अभी मैं गया था, मेरी बातों को माफ करिएगा, लेकिन मैं किसान का प्रतिनिधि भी हूँ, किसान आंदोलन का नेता भी हूँ। तो मैं गाँव में गया अभी उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरे पास आए कुछ किसान, कहे नेताजी कोई फाइल आया हुआ है अमेरिका में। मैंने कहा आया है? पिछली कराई, पिछली। वो कहा भैया कोई लुगाईबाजी वाला फाइल आया है। अब ये तो किसान बोल रहा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता। कह रहा सुनिए हमारे प्रधानमंत्री का भी नाम है उस। मैंने कहा भाई आप बोल सकते हो, मैं नहीं पूछ सकता। ये तो हाल है कि देश का किसान भी जान गया है। भाई लड़कियों और महिलाओं का के साथ नहीं, सुन तो लीजिए पहले पूरी बात, ठीक मत करिए। जब सेक्सुअल ऑफेंडर के साथ नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे एप्स्टीन के साथ? इनको देश से माफी मांगनी, इस्तीफा दे देना चाहिए, घर बैठना चाहिए। सेक्सुअल ऑफेंडर एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी क्या कर रहे थे? सेक्सुअल ऑफेंडर एप्स्टीन के साथ अनिल अंबानी किसके कहने पर जा रहे थे और स्वीडिश गर्ल मांग रहे थे? किसके लिए स्वीडिश गर्ल मांग रहे थे? सुनहरे बालों वाली। तो ये जो लुगाईबाजी वाला मामला है, जो हमारे गांव का किसान बता रहा था, जैसा वो बता रहा था, मैं बता शब्दों का थोड़ा सा ये तो चयन ठीक रखें। मैंने तो किसानों भाई वुमेनाइजर कह दूं तो आप अंग्रेजी में शब्द बोल देंगे। वुमेनाइजर सही है क्या है? ये जो शब्द होते हैं अशोभनीय, और आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपके मुंह से भी बिल्कुल शोभायमान नहीं होते हैं। ठीक है, आप अपनी बात रख रहे थे और आपकी बात पहुंच गई है जनता तक। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निशांत जी अपनी बात रख दीजिए जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमान भी हैं, उनका भी वर्जन लेना है, उनसे भी बातचीत करनी है। प्रबल जी आऊंगा मैं, समय बचेगा मैं जरूर आपके पास आऊंगा। निशांत जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद संदीप जी का मैं रुख करूं। मैं ये कहना, भारतीय जनता पार्टी की, अगर मेरे कई सारे वरिष्ठ साथियों ने बात उठाई है, हालांकि मैं नहीं जाना चाहता था उन बातों में। माननीय देश के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े दबंग नेताओं में गिनती होती है माननीय नरेंद्र मोदी जी की। पर अगर एक बात चरित्र से हटा के की जाए तो हो सकता है बिल्कुल कि जिन फाइलों की बात ये चली आ रही है, बहुत जब बड़े बड़े नेताओं का नाम आ सकता है तो हो सकता है कि चैनलों के माध्यम से अगर ये बात चल रही है अन्य लोगों के सामने, या वरिष्ठ साथी जो मेरे कई प्रवक्ताओं ने जो बताया है, तो कहीं ना कहीं रही होंगी बात। और जिन जहाज की आप बात कर रहे थे मेरे वरिष्ठ साथी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से पूछना जरूर चाहूंगा, पर पहले मैं जहाज वाली बातें पूरे जिस ऋषभ भाई, जिन लोगों के पास माननीय सरकार की कमजोरियों की फाइलें होती हैं, वो शायद दुर्भाग्य से दुनिया में ना रहा हो। आजकल एक नया आपने भी कहा कि पुलवामा हमले को लेकर की शायद सरकार की कोई रुचियां नहीं रही हो। ये फाइल कोर्ट में लंबित है, आप भी गूगल कर सकते हैं, मैं भी गूगल कर सकता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बता देंगे कि हमने तो एआई का जमाना लॉन्च कर दिया, तो हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा हो। पर अभी आपने देखा होगा एक उप मुख्यमंत्री चले गए महाराष्ट्र के, ठीक है, तो जिन के हाथ में भी फाइलों का रिकॉर्ड आता है वो शायद ना रहते हो दुनिया में। और बात अभी रक्षा विशेषज्ञ साहब की जो पर्सनैलिटी के ऊपर कमेंट किया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी ने, मैं कोट
करना चाहूंगा इस बात को कि इनको चाहिए कि अपनी जुबान पर कंट्रोल लगाकर इतने वरिष्ठ साथी को माफी मांगे तो बड़ी अच्छी बातें रहेंगी, क्योंकि बहुत सीनियर व्यक्ति। और अब स्टम फाइल की आप बात उठा लें या नरवे साहब की बात उठा लीजिए, या फिर जो आज साथी मेरे रक्षा विशेषज्ञ बड़े गुरु समान बैठे हैं उनकी पर्सनैलिटी पे, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि दूसरे व्यक्तियों को कमजोर दिखाया जाए। ये इनकी भ्रष्ट नीति और इनकी सोच का टुच्चापन हमेशा करती आई है और करती रहेगी। अभी आप देखिए बस, ये ठीक है। किस कदर मेरे ऊपर भी निशांत जी, भड़कने वाले हैं, क्योंकि ठीक है, ये ठीक है। सम्मानित व्यक्ति की निशांत जी, इज्जत करना कभी नहीं ठीक है। चाहते। और माननीय प्रधानमंत्री की आप बात करेंगे ठीक है, आपकी तो बात कहीं पूरी भी हो चले गई। जाए चुनावी वादों के अलावा निशांत जी, वो देश और के भी अंदर कुछ मेहमान ना हैं, कर सकते। उनसे भी आप बातचीत आने वाले करें। समय में देखिए आजाद जी, मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगा, पहले संदीप जी और शाइनी जी का मैं वर्जन ले लूं। संदीप जी, पूरी बातें आप सुन रहे थे, लेकिन एक बात मेरा फोकस जिस पर आज हमने टॉपिक डिसाइड किया है, ELF, जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें कही हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है। एक बात अलग है कि विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी करना लाजमी है, लेकिन दूसरे दृष्टि से अगर हम देखें, सिक्के के दूसरे पहलू को देखें, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जहां पर ये टेस्टिंग, ये लैंडिंग हुई, सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सीमा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल पर मैं चूंकि इस पैनल में मौजूद था और हमारे थपलियाल जी बैठे हैं, इनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उनके लिए बीजेपी के तो नेता माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मैं इनसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरे मामा भी फौज में हैं, मेरा भाई भी फौज में है और वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूं। मतलब मेरी आंखों से आंसू आने को हो रहे हैं। ये इनको बीमार बता रहे हैं। मैंने तो हाथ कटे हुए अपने रिश्तेदार देखे हैं जो सेना में कटे, किसी का पैर गया, किसी की जान गई। तो इस तरीके से कहना, मतलब मेरा दिल रो रहा है अंदर से। और अब बात विकास की आती है। देखिए, एक छोटा सा हम सड़क का टुकड़ा बनाते हैं जिसको इमरजेंसी लैंडिंग का नाम दिया जाता है। मेरे कई साथियों ने बताया, परबल जी की जो नॉलेज है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत डीपली चीजें उन्होंने बताई और समझाई। और थपलियाल जी ने बहुत अच्छे से अपना आक्रोश भी दिखाया, सेना का आक्रोश भी दिखाया। जनरल विपिन रावत जी की भी यहाँ पे बात आई, जिक्र आया। तो जो प्रधानमंत्री के काम होते हैं, प्रधानमंत्री हमें सच में अगर प्रधानमंत्री हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं, तो जो ट्रेड डील अभी इन्होंने अमेरिका के साथ की है, मजा आ जाता अगर ये ट्रंप से हाथ मिलाते हुए या गले मिलते हुए या चेयर पकड़ के आगे पीछे ट्रंप इनके खड़े होकर उसको साइन करता। लेकिन कहीं भी आपको इतने पैनलिस्ट बैठे हैं, बीजेपी के भी बैठे हैं, इतनी बड़ी डील में मोदी जी का कहीं कोई रोल दिखाई नहीं देता। ऐसी क्या मजबूरी है जो एक छोटी सी सड़क का टुकड़ा का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी जाते हैं, एक पुल का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी जाते हैं, कहीं एक हॉस्पिटल बनता है उसके उद्घाटन के नींव रखने के लिए मोदी जी जाते हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई उसके लिए मोदी जी गायब मिले। और मैं जानना चाहता हूं वो दिन कब आएगा जब जिस तरीके से ट्रंप को हिंदुस्तान का दोस्त कहा गया, मोदी जी का दोस्त कहा गया, अब दोबारा वो दिन कब आएगा जिस दिन मोदी जी ट्रंप से गले मिलेंगे? वो दिन कब आएगा जिस दिन ट्रंप को ये जवाब देंगे जिस दिन उसने डेड इकोनॉमी हिंदुस्तान को कहा? वो दिन कब आएगा? मोदी जी से मैं जानना चाहता हूँ, बीजेपी के साथी से जानना चाहता हूँ कि अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, अमेरिका के राष्ट्रपति की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो ये कह दे कि प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसको मैं 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। जबकि पंडित नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक इतने प्रधानमंत्री देश के हुए, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इतनी बात कह सके कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की राजनीति खत्म कर सकता हूं। ऐसी क्या वजह है? जिस दिन से एप्स्टीन फाइल का नाम आया, जेफरी एप्स्टीन फाइल का नाम आया, चीजें निकल रही हैं, मोदी जी कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं। वो ट्रंप को कोई जवाब नहीं देना चाहते, वो अमेरिका को कोई जवाब नहीं देना चाहते। और जैसे भी अमेरिका कहता है, क्या चाबार पोर्ट छोड़कर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं? क्या रसिया को छोड़कर के हम डेवलपमेंट कर सकते हैं? क्या जिस तरीके से ब्रिक्स से हमारी सेना अमेरिका के कहने पर अलग हो गई, क्या तब हमारा डेवलपमेंट हो सकता है? तो हम डेवलपमेंट की दिशा में जा रहे हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से पहले इस चीज का ज्ञान था कि जब हमारा 52 रुपए का $1 था तो वो कहते थे ना बांग्लादेश की करेंसी गिरती है, ना पाकिस्तान की करेंसी गिरती है, ना नेपाल की करेंसी गिरती है, ना श्रीलंका की करेंसी गिरती है। ऐसी क्या वजह है जो भारत का रुपया पतला होता चला जा रहा है? आज 100 रुपए का डॉलर होने को है। क्या मोदी जी इस पर कभी कुछ बोलते हैं? तो ये सब चीजें हमें ध्यान देने की है। और मोदी जी किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने ही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, क्या दिया गया? मोदी जी ने ही कहा था कि किसानों की आय 2 गुना कर दूंगा, क्या 2 गुना हुई? मोदी जी ने ही कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, क्या बने? मोदी जी
ने दो चीजें बनाई हैं, सेना को मजबूत करने के लिए बनाई है, कमजोर करने के लिए। मेरे दो साथी बैठे हैं, प्रबल जी बता सकते हैं, थपलियाल जी बता सकते हैं, अग्निवीर उन्होंने पैदा किए। क्या ये अग्निवीर हमारी सेना को मजबूत करेंगे? दूसरी चीज, मोदी जी ने शायद जेफरी एप्स्टीन से प्रभावित होकर एक चीज बनाई जो पूरे देश में दिखती है। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने चले थे, लेकिन मुझे लगता है कि वैश्यवृत्ति में देश को धकेल दिया। ओयो हर शहर में, हर कस्बे में, हर गली में ओयो देखने को मिलता है। हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है, ये हमें आपको सबको मिलकर सोचना है। ठीक है संदीप जी, ये तो आपने एक पक्ष रख दिया, लेकिन विदेश मामलों के जानकार के नाते मैं ये समझना चाहता हूं, ये जो फैसला लिया गया है असम को लेकर, क्या यहां पर जो चीन है वो एक सतर्कता बरतेगा? क्योंकि इससे पहले जो स्थितियां बन रही थी और चीन के और हमारे जो रिश्ते हैं उसमें कई बार चीन अपना एग्रेशन दिखा चुका है, लेकिन अब चूंकि ELF जो शुरू हुआ है तो इससे कहीं ना कहीं हमारी सीमा पर फर्क पड़ेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, इससे हमारी सेना पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे हाईवे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं, और आप इस चीज से आइडिया लगाइए, जब चीन के 4 टैंक भारत की सीमा से करीब 2-3 किलोमीटर दूर थे, तब हमारे जोशी जी ने हमारे नरवणे जी को, जो हमारे सेना अध्यक्ष थे, उनको फोन किया। उनका फोन गृह मंत्रालय को भी आया, उनका फोन रक्षा मंत्रालय को भी आया, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के फोन PMO को भी गए, और उनको इस चीज का जवाब नहीं मिल रहा था कि हम क्या करें, क्या एक्शन लेना है। और जब वो 500 मीटर की दूरी पर रुक जाते हैं और सेना अपने लेवल पर फायरिंग करती है और वो दोनों सैनिक आपस में बात करते हैं कि अब यहाँ पर रुकना है, तब सुबह तक भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। सुबह एक जवाब मिलता है नरवणे जी को कि जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर लीजिए। तो आप समझ सकते हैं, जो चीन हमारे देश में कभी भी घुसने का दम रखता है, जो अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है, और हमारे प्रधानमंत्री को जब बताया जाता है कि उसने कई गांव हमारे सीमा में बसा लिए हैं, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं, ना कोई हमारे देश में घुसा है, ना कोई घुसने वाला है। तो इस तरीके के जवाब आते हैं। आप दिल्ली में बना लीजिए इस तरीके के इमरजेंसी लैंडिंग, आप हरियाणा में बना लीजिए, आप साउथ में बना लीजिए, आप मणिपुर में बना लीजिए, जब तक आपके पास विल पावर की कमी होगी और जब तक आप हथियारों से मजबूत नहीं होंगे, आपके पास ट्रेंड सैनिक नहीं होंगे, अग्निवीर के भरोसे आप कभी चीन को नहीं हरा सकते। ठीक है, अग्निवीर के भरोसे चीन को नहीं हराया जा सकता। शाइनी जी, पहले अपनी आप बात रखिए, उसके बाद मैं अगला सवाल लूंगा। जी, सबको मेरा प्रणाम। और यहाँ जितने भी अपने विचार रखे हैं सब बहुत सीनियर हैं, तो मेरा छोटा सी जो बुद्धि है तो उससे मैं थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूट करूंगी। तो ये जितनी बातें हुई हैं, मेरे ख्याल से जो टॉपिक है वो बेसिकली आज जो ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है उसके ऊपर है। एप्स्टीन फाइल है, US से ट्रेड डील हुआ है, नरवणे जी की किताबें हैं, ये सब चीजें जो है इसमें डिबेट हो सकता है। और ये नेचुरली आप संसद से लेकर सड़क तक इसमें आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, जो विषय है उसमें जनता को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ये ब्रिज का सवाल है तो इसमें मैं 1-2 चीज कहूंगी कि ये ब्रिज जो है, ये जो कम्यूटर्स हैं उनके लिए आप सोचिए 60 मिनट की जगह 3 मिनट्स के अंदर आप ट्रेवल कर सकते हो, तो ये मूवमेंट को बहुत फास्ट करेगा। सेकेंडली ये जो आर्मी के जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत स्विफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पहले जो होता था, जो इतने भारी व्हीकल्स और सामान लेके जाना इतना आसान नहीं होता था। तो मैं एक चीज ये कहूंगी कि जब पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वहां पे एक बार एंटोनी जी जब मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि हम बॉर्डर्स पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर रहे हैं क्योंकि वो चाइना को एंट्री इजी कर देगा, तो हम इसलिए वहां पे नहीं करेंगे। तो ये 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक तरफ जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, जो बॉर्डर स्टेट से बॉर्डर जगह पे है, नॉर्थ ईस्ट में, और अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वो यहाँ पे आसाम में हो। अब ये बात अलग है, इससे हम कैसे फाइट करेंगे? क्या जो कांग्रेस की जो थॉट प्रोसेस था वो सही है या बीजेपी की थॉट प्रोसेस लेकिन है जो अभी जी, गवर्नमेंट? अगर हमें हमारी सीमा को मजबूत करना है तो उसके अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे मूलभूत सुविधा हो, इसको लेकर तो मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले एक विचार ये था कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो जो चाइना इतना पावरफुल है वहां से एंटर इजी हो जाएगा उनके लिए और वो हमारे देश में अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे नीति ये रही कि वहां पे हम कुछ नहीं डेवलप करें। और ये दूसरी एक नीति है जहां पे हम डेवलप कर रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, BRDO के काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क वहां चल रहा है। तो अब ये है कि हम इससे कैसे टैकल करेंगे? क्या चीन अंदर घुस आ सकता है इससे, या
अपने देश में इतने हम सक्षम हैं, अब हमने इतने सारे रफाइल ऑर्डर कर दिए हैं, तो ये किस तरफ किस दिशा में गवर्नमेंट जाना चाहती है, किस तरह से हम एग्रेसिव हो सकते हैं कि चाइना के साथ, ये सब एक सवाल है जो इससे उठता है। क्योंकि अगर लेकिन नॉर्थ डेफिनेटली ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेवलप नहीं करते होगा हैं। तो कनेक्टिविटी पर भी फर्क पड़ेगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल वही पिछड़ता मैंने चला कहा, जाएगा। कम्यूटर्स के लिए कनेक्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा फायदा जरूरी है। होगा। 3 मिनट जब सफर आपका 3 मिनट में हो रहा है, जहां 60 मिनट लगता है, तो आप खुद सोचिए कि उसमें कितना आसान हो जाता है। पहले जो नॉर्थ ईस्ट से जो कनेक्टिविटी थी, पहले जैसे आपने कहा पीएम अभी 3 बार जा चुके हैं वहां पे इतने कम समय में, तो निश्चित तौर पे चुनाव है और चुनाव के देखते हुए ये समय चूज किया गया है। लेकिन ये ब्रिज एक ही दिन में नहीं बना है, ब्रिज काफी समय से बन रहा है और समय जरूर हो सकता है, इनॉग्रेट करने का समय चुनाव को देखते हुए किया गया। एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रहे हैं, अभी ई बसेस चालू कर दिए, वहां पे आईआईएम का इंस्टीट्यूट चालू किया जो एजुकेशन को काफी बूस्ट करेगा, डाटा सेंटर चालू किया। तो आज कई तरह के कई फील्ड में, मतलब जो मैनेजमेंट, एजुकेशन, डाटा सेंटर, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये ब्रिज, इन सबका जो सौगात मिला है आसाम को, डेफिनेटली वो वहां के पब्लिक को सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगी। लेकिन ये जहां तक चीन का सवाल है, तो चीन इज ए वेरी पावरफुल कंट्री, और क्या भारत इतना सक्षम है आज के तारीख में कि उनसे वो कर सकते हैं? तो ये तो हम और आप नहीं बता सकते। जो आज वहां पावर में है, जो आर्मी में है, हमारे जो सेना के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाइनी जी, अधिकारियां हैं, वो ही लेकिन बता सकते भले ही हैं। हम लेकिन समकक्ष ना हो चीन के, लेकिन अब कम भी नहीं रहे हैं। अगर हम पहले की तुलना करें अब में, तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है। चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें हम, चाहे सेना बल की बात करें, या पावर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो ज्यादा पीछे नहीं है हम। हाँ, देखिए यही मैं बोली, सोच में फर्क है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट को, जैसे लुक ईस्ट वाला जो पॉलिसी शुरू हुआ है, उसके बाद से आप देखेंगे कि बीजेपी के कोई ना कोई मंत्री हमेशा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कोई ना कोई रहता ही है, वो उनका पॉलिसी है। और वहां के जो लोगों के जो भी चीजें हैं उस पे वो वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से वहां से किस तरह से जोड़ सकते हैं, मतलब दिल्ली के साथ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का जो काम है। अभी ट्रेन भी चलाया गया है वहां पे, कई ट्रेन रूट्स जो है अभी स्टार्ट किया है वहां पे। तो ये जोड़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम निश्चित तौर पे हुआ, पर वहां सोशल जो वेलफेयर का काम है वो कितना सक्षम, लॉ एंड ऑर्डर कितना कामयाब हुआ है वहां पे, लोगों के जीवन कितना आसान हुआ है, वो भी एक चीज है जिसको बीजेपी को देखना चाहिए कि हर कम्युनिटी के लोग, हर तरह के लोग वहां पे इक्वली उनको जगह मिले, उनको इग्नोर ना किया जाए, उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, और वहां पे एक हार्मोनी बना सके दोनों कम्युनिटी, जितने भी लोग वहां रहते हैं। वो भी एक चीज है जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आजाद साहब कंक्लूड कीजिएगा। तमाम सारे सवाल आप तक पहुंच गए थे। संदीप जी भी बोल रहे थे कि माफी मांगना चाहिए, प्रताप जी भी बोल रहे थे, निशांत जी भी बोल रहे थे माफी मांगना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी बात संदीप जी ने यह भी बोली कि छोटे बड़े उद्घाटन में प्रधानमंत्री पहुंच जा रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स में प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं होता है। इसी तमाम बातें कंक्लूड कीजिए आजाद जी। देखिए, जो लोग भी बोल रहे थे वो विपक्ष के लोग थे, और हमें नहीं लगता कि विपक्ष की ऐसी कोई बात हमने किसी के उसमें जो है व्यक्तिगत किसी विदेश मामलों के जानकार हैं संदीप जी, वो तो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है आजाद साहब। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया जिस तरीके से शाइनी जी ने भी बताया, तो हमारी बातें शाइनी जी ने पूरी कर दी। जो हम कह रहे थे वो बातों को शाइनी जी ने पूरी तरीके से, जो ये लिंडोरा पीटते थे अपने जिस तरीके का कि वो बहुत ही जो है क्या कहते हैं, ये लेफ वहां पे बन गया तो बहुत बड़ी बात नहीं, ये बन गया वहां बड़ी बात नहीं। तो ये सारी चीजें हमने कहा ना कि अगर ये कहते कि भाई इसके अतिरिक्त भी कोई काम होना चाहिए, इसके अलावा भी कोई काम होना चाहिए, तब मैं समझता कि भाई एक अच्छी बात करें। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया, जिस तरीके से उन्होंने पूरे मोदी जी के विकास को खंडित किया, जिस तरीके से मोदी जी का जो है इन्होंने चीरहरण के जिस तरीके से उनके ऊपर उंगलियां उठाई, तो वो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सेवक, और हमको भी देश से प्यार है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं हमारे वो, और हमारे भी प्रधानमंत्री, तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। भाई आप बातें करते, बातों में कहीं तर्क रहता है, आप बताते, लेकिन जिस तरीके से आपने अपने गुस्से का इजहार किया तो ऐसे लगा हमको, और मैंने इसलिए आपको कहा कि भाई आप, हमें नहीं लगता कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, इस तरीके से एक प्रधानमंत्री के बारे में
सेना का आदमी जो होता है वो बड़ा डिसिप्लिन वाला आदमी होता है। वो कहीं से भी अगर कोई बात कहता है तो कम से कम उसको भी पता है कि देश के प्रधानमंत्री का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमारा भी सम्मान घटेगा। इनको भी कम से कम सोचना चाहिए कि लाइव चैनल पर बैठे, नेशनल चैनल पर करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, समय निकाल कर देखते हो, आज की डिबेट जो है स्पेशल डिबेट होती है। इस तरीके से इनको प्रधानमंत्री जी के बारे में बात नहीं करना चाहिए था। बाकी लोगों ने कहा, बाकी लोग तो भाई अपने पार्टी के हैं, कोई सामाजिक संगठन, लेकिन इनके अंदर तो डिसिप्लिन है। और बहुत अच्छा सैनी जी ने बताया कि 60 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर में बदल दिया। जिस तरीके से वहाँ AI सेंटर से लेकर टेक्निकल और वहाँ पर रोजगार के नए आयाम दिए, एक बार भी उन्होंने उसकी तारीफ नहीं की। उन्होंने तो बस इस तरीके से कहा कि ये बहुत बड़ा काम नहीं किया और ये ऐसा काम नहीं, वैसा नहीं किया। जिस तरीके से उन्होंने कहा, मैं उनको दोहराना भी नहीं चाहता। और मैं एक बार बिल्कुल साफ कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री और हमको मोदी जी पर गर्व है कि जिस तरीके से उन्होंने उस सेक्टर को आसाम में जिस तरीके से आजाद साहब, अच्छी चाइना बात के है, बॉर्डर को प्रधानमंत्री मजबूत मोदी किया। नॉर्थ ईस्ट को सौगात दे रहे हैं, असम पहुंचे, 3 महीने में 3 बार पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ ये इसलिए क्योंकि चुनाव है? आप इसको देखिए, चुनाव से जोड़ सकते हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो है ये कहीं न कहीं इतने बड़े राज्य हैं कि कहीं न कहीं हर तीसरे महीने, चौथे महीने, एक साल के अंदर चुनाव रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई ऐसी डेट बता दीजिए कि जहां पर चुनाव ना हो। कहीं पर भी चुनाव हो रहा होगा, कहीं पर भी होगा तो विपक्ष सबसे उंगली उठाएगा। अभी जो है बिहार में सौगात दी गई तो कहा गया कि बिहार में, यूपी को दिया गया तो यूपी में कहा गया। बजट पेश हुआ, आसाम को जो स्पेशल दिया गया तो वहां भी कहा गया। इसके बाद जो उड़ीसा, केरला, गोवा, महाराष्ट्र में तो वहां भी कहा जाता है। तो हम तो काम कर रहे हैं। अब चुनाव है कि नहीं, ये जनता को सोचना है। चुनाव का परिणाम जनता के हाथों में होता है। जनता चाहेगी तो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बात यह है कि हम जो दबाव बना रहे हैं, हम कम से कम चाइना को ये दिखला रहे हैं। अभी तक ये कहा गया था ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी ने ऐसा कोई काम, सेना के अधिकारी से माफी अभी उन्हें तक जो है चाइना को ये लगे कि भाई हमारा मुकाबला ये करने, वहाँ पर रोज सेना का अपमान किया, आज कम से कम जो सेना के अधिकारी का अपमान किया वो माफी मांगे। कौन सेना के अधिकारी का? सेना के अधिकारी, अरे आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, आपको माफी मांगना चाहिए। अरे हम क्या, हमने किसी के अपमान, ये तो पॉलिटिकल मामला है, सेना अलग है। मैं किसी को मैंने प्रधानमंत्री भगवान है क्या? किसी को अपमानित करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सेना के अधिकारी, अजीत डोभाल जी क्या है? एक मिनट, अजीत डोभाल जी क्या है? पूरे देश की सेना कौन है? पूरे देश की सेना ने मोदी जी का अपमान कर दिया है। इनकी वजह से मोदी जी का अपमान पूरे देश की सेना कर रही है। अजीत डोभाल जी कौन है? कौन वहां पर था? ELF पे कौन जहाज उड़ा रहा था? जहाज कौन उतार रहा था? क्या जहाज उतर गया? कौन जहाज उतार रहा था? उतरना एक अलग बात है, लेकिन सेना का सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी पास है विल पावर है? नरेंद्र मोदी पास विल पावर है? ये बताओ, नरेंद्र मोदी पास विल पावर है? विल पावर थी तो क्यों नहीं चाइना का जब टैंक लेकर आया तो क्यों नहीं वहां पर ऑर्डर दिया? क्यों चुप गए? क्यों डर गए? निशान जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय नहीं मेरे पास। कौन से निशान जी जल्दी से बोलिए। मैंने अभी काउंटर करने से पहले मैंने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो शैली रही है वो हमेशा रही है। आजाद साहब के लिए मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ, आजाद साहब कभी भी हमेशा इनकी बात ये रहती है कि अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं है कि क्यों हम लोग इनसे कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए, हमारा कोई संबंध थोड़ी है। सिर्फ एक पद की गरिमा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कहा कि नरवे साहब की अब बात उठा लीजिए या किसी और फाइल को उठा लीजिए। आज जो माननीय रक्षा मंत्री जी देश का पक्ष रख रहे हैं उनके सम्मान की बात कर लीजिए। ये मैंने अकेले समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा पैनल चाहता है कि इन्होंने जो शब्द कहा है कि वो बीमार है, बीमार मुझे तो लग नहीं रहे, आपको भी नहीं लग रहा। अगर बीमार होते तो डिबेट में ना बैठते। इस बात को लेकर आजाद साहब ने तो स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री के लिए बोला गया था, इसलिए उनसे सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बोला और गलत भी नहीं बोला। ये तो खुद भी आजाद साहब बोल रहे हैं। खैर, हम जो चर्चा पर बातचीत कर रहे थे उस चर्चा को यहीं मैं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय अब मुझे इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने की। आप तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे की। असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी सौगात दी, ELF यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। अब इस दौरान इस रनवे पर एरोप्लेन उतर सकते हैं और ये चीन से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको लेकर बयानबाजियां भी हो रही हैं, राजनीतिक सरगर्मी भी पड़ चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का असर 2026 के विधानसभा चुनाव में कितना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।